तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूतिया है साले। रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? स्त्री पुरुषों को उठाती है और सिर्फ वस्त्र छोड़ती है। मेरा इलाज नहीं हुआ ना तो मैं लोगों को खाता फिरूंगा। भेड़ियों से काटा हुआ इंसान फिर से नॉर्मल कैसे हो सकता है? सनसेट के टाइम पे आता है, तुझे नहीं दिखेगा, सिर्फ मुझे दिखता है। क्या चाहिए उसे? उसको शादी करने का है किसी मुन्नी से। आज से जस्ट एक डिकेड तो छोड़ो, 5-6 साल पहले तक मूवी यूनिवर्स क्रिएट करने में इंडियन मूवी मेकर्स को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर 2019 में आई एवेंजर्स एंड वॉर, जिसने इंडियन फिल्म मेकर्स को कहा कि उठो लाला आंखें खोलो। इस फिल्म की फेनोमेनल सक्सेस से हमारे इंडियन सिनेमा के मेकर्स भी नींद से जागे और यूनिवर्स बनाने की होड़ स्टार्ट हो गई। इवन रोहित शेट्टी जैसे डायरेक्टर ने भी भारती जी के पॉडकास्ट पे कन्फेस किया कि कॉप यूनिवर्स बनाना उनके प्लान में था ही नहीं। ये भी देखो ना, एक्सीडेंटली था। हमने सिम्बा बनाना शुरू की, सिम्बा में मैंने ऐसा लिख दिया कि अभी एवेंजर वगैरह हो रहा है, मतलब बड़े लेवल पर हो रहा है, मैंने ऐसा ट्राई करेंगे हम लोग भी। तो फिर ये था कि अगर सिम्बा नहीं चली, एक थॉट वो भी रखना चाहिए ना कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो फिर जो अजय देवगन सिंघम आ रहा है वो भी गया। साउथ से जहां एलसीयू, केजीएफ जैसे बिग बजट एंड माइंड ब्लोइंग यूनिवर्स निकल के आई, तो वही बॉलीवुड में एक तरफ वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स तो दूसरी तरफ रोहित शेट्टी अपनी कॉप यूनिवर्स को लेकर भिड़ गए। रोहित शेट्टी ने कहा कि हमारी यूनिवर्स इंडिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्स में से एक है। तो वाईआरएफ वाले आदित्य चोपड़ा ने वासेपुर की पीयूष मिश्रा के अंदाज में यूनिवर्स बनाने को लेकर हम फर्स्ट का नारा लगाने लगे। फिर बॉलीवुड के अंधियारे से ही एक ऐसी सस्ती और टिकाऊ यूनिवर्स भी निकल कर आई, जिसके पहले ही पार्ट ने अपने बजट से 20 टाइम्स का कलेक्शन किया। जहां स्पाई यूनिवर्स पर पूरी तरह से सलमान, शाहरुख, ग्रीक गॉड, ऋतिक जैसे सुपरस्टार्स ने कब्जा कर लिया। मेकर्स को इनके स्टारडम का फायदा तो हुआ, लेकिन उनकी भारी भरकम फीस भी उठानी पड़ी। तो वही इंडिया की इस पहली हॉरर यूनिवर्स में मेकर्स ने कॉमेडी का तड़का लगा दिया। जहाँ सबको पहले लगता था कि हॉलीवुड के वेयरवुल्व्स, विचेस, वैम्पायर का कॉन्सेप्ट अगर इंडिया में लाया जाएगा तो लोग इसे कॉपी कहकर कूड़े में डाल देंगे। लेकिन इस यूनिवर्स के माई बाप, मेरा मतलब दिनेश विजन ने लोक कथाओं यानी फोक टेल्स और हॉलीवुड के कॉन्सेप्ट का ऐसा कॉकटेल पब्लिक को पिलाया कि पब्लिक इसके आने वाली सारी सीरीज का बेसब्री से इंतजार करने लगी। हमने भी आज से 8-9 मंथ्स आगे सबसे पहले यूनिवर्स सीरीज की वीडियो ही स्टार्ट की थी, जिस पर हमें आपका तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था। तो यूनिवर्स सीरीज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंडिया की पहली हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स इतनी सक्सेसफुल कैसे हो गई, इस यूनिवर्स के मेकर्स कौन है, इसके सारे कैरेक्टर्स कौन कौन से, फ्यूचर में कौन से कैरेक्टर्स ऐड होंगे, इसकी स्टोरी कैसे इन सारे कैरेक्टर्स को कनेक्ट करेगी, अपकमिंग मूवीज कौन कौन सी होगी और इसका नाम मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स कैसे पड़ा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। बॉलीवुड की एक सक्सेसफुल यूनिवर्स बनाने के लिए जहां कॉप यूनिवर्स को एक फिल्म पर 150-200 करोड़ फूकने पड़े, तो वहीं स्पाई यूनिवर्स की टाइगर 3 जैसी एवरेज फिल्म की बजट ही 300 करोड़ थी। लेकिन मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स की 4 फिल्मों की टोटल बजट 120 करोड़ थी और इनका कलेक्शन 380 करोड़। तो इस वीडियो को भी हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के माई बाप दिनेश विजन कौन है और कैसे उन्होंने इतने कम बजट में एक सक्सेसफुल यूनिवर्स बना डाली। सेकंड, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, इस यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है। एंड थर्ड, HCU की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। सो हु इज दिनेश विजन एंड हाउ ही क्रिएटेड HCU। मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स क्रिएट करने से पहले ही दिनेश विजन ने एजेंट विनोद, कॉकटेल, लव आजकल, गो गोवा गॉन, बदलापुर, हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस करने के अलावा इन्होंने राब्ता जैसी फिल्मों को डायरेक्ट भी किया। लेकिन राब्ता जैसी डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म से उन्हें मुंह की खाने पड़ी। दिनेश विजन भी दरअसल एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पार्टीशन से पहले उनकी फैमिली रावलपिंडी, जो कि आज के पाकिस्तान में है, वहाँ पे रहती थी। उनके दादाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ना चाहते थे, लेकिन फैमिली में पहले ही उनके चाचा के लड़के ने इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई की थी और उसके बाद एक बेटर लाइफ की तलाश में घर छोड़ चुके थे। और बस इसीलिए उनके दादाजी की फैमिली ने उन्हें इंग्लिश मीडियम के बजाय उर्दू मीडियम में पढ़ने के लिए भेज दिया। और कहीं ना कहीं यही रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने हिंदी मीडियम जैसी फिल्म को प्रोड्यूस भी किया। और आपको शायद ही पता होगा कि LCU के कर्ता धर्ता डायरेक्टर लोकेश कनगराज की तरह दिनेश विजन भी पहले बैंक एम्प्लॉय रह चुके थे, लेकिन कुछ ही महीने बैंक में काम करने के बाद इनका भी मन भर गया और 2004 में 23 इयर्स की एज में उन्होंने अपने पैशन को देखते हुए बॉलीवुड की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी और 2005
2005 में पहली बार सैफ अली खान की फिल्म बीइंग साइरस से एज अ प्रोड्यूसर भी डेब्यू किया। अगर बात करें मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स के क्रिएशन की, तो पहले आइडिया था कि स्त्री, रूही, मुंजिया जैसी 3 फिल्मों को अलग अलग सेपरेटली रिलीज किया जाएगा, बट देन ही मेड द प्रोड्यूसर ऑफ क्रिस्टोफर नॉलन्स फिल्म प्रोड्यूसर। उनसे कुछ ही देर बात करने के बाद दिनेश विजन को समझ में आ गया कि कैसे हॉलीवुड के सुपर हीरोज की कहानी को जानबूझकर इस तरह से लिखा जाता है कि आगे चलकर वो एज अ टीम आए और एक यूनिवर्स क्रिएट हो जाए। इमीडिएटली उन्होंने भी सेपरेट फिल्में बनाने के बजाय सारी फिल्मों की स्टोरी में चेंजेस करवाए, जिससे कि आगे चलकर वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। वेल, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका नाम मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स क्यों है? तो भैया, यहाँ मैडॉक स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्शन कंपनी ऑफ दिनेश विजन, और इस प्रोडक्शन कंपनी को उन्होंने 2014 में एस्टेब्लिश किया था, जिसके अंडर उन्होंने कॉकटेल, बदलापुर, लुका छुपी, बाला, मिवी जैसी कई सारी फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। दिनेश विजन एक काफी घुमक्कर किस्म के इंसान है, जिन्होंने इंडिया के गांव, कस्बे, छोटे छोटे शहरों को काफी नजदीकी से देखा है। इसीलिए उनकी फिल्में भी इलियट क्लास टॉपिक्स और बेस्ड ना होकर इंडिया के मिडिल क्लास लोगों की स्टोरी दिखाती है। हाँ, तो अब आपको बताते हैं कि हाउ मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स वाज ओरिजिनेटेड। इंडिया में अब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हॉरर मूवीज बननी बहुत पहले ही बंद हो चुकी है, क्योंकि ऑडियंस ने सालों से वीराना, भूत, रागनी, एमएमएस, रात जैसी फिल्में देखकर उब चुकी है। ऐसे में पहली बार हमारे प्यारे अक्षय कुमार की हॉरर के जॉनर में कॉमेडी का तड़का लगाने वाली फिल्म आती है भूल भुलैया। मतलब वैसे ही लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे होते हैं, इसलिए इस तरह की हॉरर कॉमेडी फिल्में देखकर जैसे ही आपकी गेंद फटने वाली होती है, तब यह कॉमेडी सीन डालकर तुरंत उसे सिल दिया जाता है। ये फॉर्मूला हिट साबित होती है, और इसके बाद ही साउथ से कंचना और बॉलीवुड से भूतनाथ, गो गोवा गॉन, गोलमाल अगेन जैसी काफी सारी हॉरर कॉमेडी फिल्में आती हैं। लेकिन मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स की शुरुआत दरअसल 2017 से भी पहले हो चुकी थी, जब इसे सबसे पहले द फैमिली मैन, फर्जी, गो गोवा गॉन जैसी फिल्में देने वाले राज एंड डीके का डुओ स्त्री की कहानी लेकर दिनेश विजन के पास पहुंचते हैं। दिनेश को भी इनका आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन राज एंड डीके 2017 तक कुछ फ्लॉप फिल्में ही डिलीवर किए होते, तो उन्हें भी अपने इस प्रोजेक्ट पर कुछ खास भरोसा नहीं होता है, और एक्टर्स भी इनके साथ काम करने के लिए रेडी नहीं होते। बट दिनेश विजन वाज वेरी सीरियस अबाउट द स्त्री प्रोजेक्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राज एंड डीके तो इस फिल्म को 50-50 पार्टनरशिप पर प्रोड्यूस भी करने वाले थे, लेकिन आगे चलकर ऐसी भी न्यूज आई कि राज एंड डीके ने फिल्म को फाइनेंशियली तो सपोर्ट नहीं किया, ऊपर से फिल्म के एग्जीक्यूशन में भी उनका कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, और उन्होंने स्त्री के बजाय फैमिली मैन सीरीज को टाइम दिया, जिसकी वजह से दिनेश विजन और राज एंड डीके के बीच पंगे भी हुए। और हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इवेंचुअली दिनेश विजन को इस फिल्म के लिए अमर कौशिक को एज अ डायरेक्टर चूज करना पड़ा, और 2020 में मीडिया के सामने दिनेश विजन, राज एंड डीके ने बताया कि उनके बीच की रिफ्ट खत्म हो चुकी है, और इसीलिए स्त्री फिल्म और इसके आगे की सारी फ्रेंचाइज फिल्मों के सारे कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डेरिवेटिव राइट सोनली मैडॉक फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को चली गई। ये तो साला होना ही था। सो यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स और इसके फ्यूचर की कहानी को आपको डिटेल में समझाने के लिए फटाफट आपको स्त्री की कहानी एक बार रिवाइंड कर देते हैं। हाँ, तो फिल्म की कहानी शुरू होती है चंदेरी नाम के एक शहर से, जहाँ हर कोई अपने घर के बाहर स्टिक नो बिल्स के बजाय वो स्त्री कल आना लिखवाता है। मतलब बेचारों के घर की स्त्री के साथ साथ बाहर वाली स्त्री से भी फटी पड़ी रहती है। अरे मत बता रहे हो कर। स्त्री दरअसल साल के 4 दिन चंदेरी की एक पूजा के दौरान आती है और बड़ी सेक्सी आवाज में मर्दों को उनका नाम लेकर बुलाती है। जो पलटता है वो उसे हमेशा के लिए पलटा देती है। मतलब पूरे शहर वाले समझ चुके होते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। इस गांव की प्रथा थोड़ी सी उल्टी होती है, जहां औरतों के बजाय पुरुषों को सलाह दी जाती है कि भैया 10 बजे के बाद बाहर नहीं घूमना, वरना स्त्री उठा ले जाएगी, वो भी नंगा करके। क्योंकि स्त्री जिसे भी पकड़ती है वो उसके कपड़े छोड़ देती है और उसके बाद वो क्या करती है वो किसी को नहीं पता चलता। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। चंदेरी का एक लड़का विकी यानी राजकुमार राव, जो कि एक टेलर चलाता है, उसे एक बहुत ही खूबसूरत मिस्टीरियस लड़की मिलने आती है और वो उसे लहंगा सिलने के लिए भी कहती है। अपने विकी भाई उसके प्यार में ऐसे पागल हो जाते हैं कि उसे छिपकली की पूंछ, सफेद बिल्ली का फर, धतूरे का फूल, मीट, ब्रांडी जैसी अजीब गरीब चीजें खरीदने में भी उसकी मदद करते हैं। मतलब बाबू सोना करके पूरा जादू टोना का काम करवाती है वो लड़की, और फिर चिन टपाक डमडम करके गायब भी हो जाती है। विकी के दोस्त बिट्टू यानी अपने अपार शक्ति खुराना उसे समझाते हैं कि उसके ख्यालों की मलिका ही स्त्री है, और उसे सावधान रहने को भी कहते हैं, क्योंकि विकी और बिट्टू का एक और दोस्त जाना को भी स्त्री ऑलरेडी अगवा कर चुकी होती है। इसलिए ये लोग मिलकर शहर के लाइब्रेरियन रुद्रा भैया यानी पंकज त्रिपाठी के पास पहुंच जाते हैं। वो इन्हें चंदेरी पुराण नाम की फटी पुरानी किताब देते हैं, जिसमें स्त्री की पूरी कहानी बताई गई होती है। बस रुद्रा भैया, विकी और बिट्टू मिलकर पुराने किले पर चले जाते हैं, जहाँ पर स्त्री रहती है। स्त्री रुद्रा और बिट्टू को भगा देती है और विकी यानी राजकुमार राव पर अटैक करने ही वाली होती है कि उसे उसकी आंखों में लव एंड रिस्पेक्ट दिखता है। प्यार की भूखी स्त्री उसे मार नहीं पाती, तभी वो बिना नाम वाली विकी की गर्लफ्रेंड
हीरोइन चिन टपाक डमडम का जादू करके स्त्री को भगा देती है और वो अननोन लड़की यानी श्रद्धा का कैरेक्टर उन्हें बताता है कि वो पिछले 3 साल से स्त्री का पीछा कर रही है क्योंकि उसने कोई अपना खोया है और इसलिए वो सिर्फ पूजा के दौरान ही आती है। इससे सबका शक उस अननोन लड़की से हट जाता है। फिर विकी, रुद्रा, बिट्टू और वो बिना नाम वाली लड़की चंदेरी पुराण के असली लेखक यानी शास्त्री से मिलने जाते हैं। शास्त्री उन्हें बताते हैं कि स्त्री एक बहुत ही गॉर्जियस वेश्या थी जिसके शहर वालों ने उससे शादी के रात ही उसे मार दिया था और तभी से वो गाँव वालों को एक एक करके फुकट में टपकाते जा रही है। शास्त्री उन्हें एक सेवियर के बारे में बताते हैं जिसके 36 के 36 गुण विकी यानी अपने राजकुमार राव के कैरेक्टर से मिलते हैं। शास्त्री बतलाते हैं कि वो सेवियर भी एक प्रोस्टिट्यूट यानी वैश्या का बेटा ही होगा। तभी विकी के दोस्त उसे असली सच्चाई बता देते हैं कि वो भी एक वैश्या का ही बेटा है। वो दारू पीकर अपने बाप से भिड़ जाता है और उसे सब कुछ सच सच पता चल जाता है। जहाँ सारे लोग मिलकर स्त्री को मारना चाहते थे तभी विकी कहता है कि वो सिर्फ सम्मान चाहती है और वो अननोन लड़की उसे बताती है कि उसकी शक्तियाँ उसकी चोटियों में है और अगर उसकी चोटी काट दी जाए तो वो स्त्री भी गायब हो जाएगी। और ठीक वैसा ही होता भी है, चोटी कटते ही स्त्री गायब हो जाती है। फिर अगले ही दिन वो अननोन लड़की शहर छोड़ देती है और विकी उसे अलविदा तो कहने जाता है लेकिन अगेन उसका नाम पूछना भूल जाता है और गायब होने से पहले वो लड़की स्त्री की चोटी अपने बालों में लगा लेती है। यहाँ पर काफी सारे सवाल पैदा होते हैं कि क्या श्रद्धा का कैरेक्टर ही स्त्री है या फिर उसे स्त्री की शक्तियाँ चाहिए थी। अगले साल स्त्री जब पूजा के टाइम पर चंदेरी वापस आती है तो अपना बड़ा सा स्टैच्यू और इतना बड़ा सम्मान देकर वापस मुड़ जाती है। दरअसल इस फिल्म की स्टोरी भी अपने साउथ इंडिया की रियल स्टोरी से काफी मिलती जुलती है, जहाँ कर्नाटक के कुछ एरिया में अफवाह फैल जाती है कि वहाँ रात को चुड़ैल घूमती है, इसीलिए लोग अपने घर के बाहर नालेबा लिख देते हैं जिसका मतलब होता है कल आना। और आज भी 1 अप्रैल को वहाँ नालेबा डे मनाया जाता है। इवन स्त्री की शूटिंग के टाइम पर राजकुमार राव को भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील हुई थी। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि स्त्री 2 15 अगस्त को आ रही है तो मीडिया ने फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक से जब इसके बारे में पूछा कि भैया जी आपने 6 साल लगा दिए दूसरा पार्ट लाने में, कहीं आपको भी स्त्री ने उठा तो नहीं लिया था? वो ये था कि हमको परफेक्ट कहानी चाहिए, परफेक्ट स्क्रीन प्ले चाहिए, वही मतलब ह्यूमर से लेके हॉरर से लेके एवरीथिंग शुड गो 1 नॉच अप 2 नॉच अप। तो उसमें ही टाइम लगाया उसके बीच में और यूनिवर्स भी गढ़ रहा था साथ साथ में। हमने जो लिखी है तो उसके साथ आगे क्या होगा, उसके पीछे क्या होगा, ये कहानी कैसे जुड़ेगी, तो बहुत चीजें करने में हमको टाइम लगा। तो और वैसे तो स्त्री को हम सबने याद किया लेकिन राव साहब ने कुछ अलग ही अंदाज में उन्हें याद किया। मुझे एक बात बताओ, इन्होंने मुझे बोला था कि दिल से याद करना मैं आ जाऊंगी, है ना, पार्ट 1 में 6 साल लगा दिए। मैंने कितना दिल से हाथ से मतलब दिल से याद किया इनको। प्यारी समझ गई। और इस अपार सफलता के बाद ही मेकर्स ने जल्दी में या फिर सस्ते ने से करके एक फिल्म बनाई रूह अफ़ज़ा। क्या हुआ, कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये कौन सी फिल्म है? तो ये वही फिल्म है जिसमें जानवी अमानवीय घटनाएं करते हुए पकड़ी जाती है। अरे मैं रूही की बात कर रहा हूँ। फिल्म का नाम पहले रूह अफ़ज़ा रखा जाता है, फिर रूही अफ़ज़ा और फाइनली रूही। मतलब क्या ही दिक्कत थी, 2-4 नाम और भी ट्राई कर लेने थे ना, जैसे रूही बटर स्कॉच, रूही वनीला, रूही कुल्फी। आपने अगर ये फिल्म देखी है और आज आप सही सलामत ये वीडियो देख रहे हो तो आप उन 5% लगे लोगों में से आते हो जो इस फिल्म को सरवाइव कर पाए थे। नहीं, इसका कारण फिल्म का हॉरर होना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि इसका असली रीजन था क्रिंज डायलॉग, सस्ती 2 रुपीज कॉमेडी और फिल्म को च्युइंगम से भी लंबा खींचने वाली स्टोरी। इंडियन एक्सप्रेस वालों ने तो इसे वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म ऑफ 2021 भी बता दिया था। फिल्म में राजकुमार राव भड़वा पांडे कैरेक्टर में होते हैं तो जानवी कपूर होती है रूही एंड अफ़ज़ा दोनों का लाल लाल शरबत। सारा लाल है, पूरा ठेला लाल है, पूरा ठेला लाल है। इस फिल्म के स्टोरी और कैरेक्टर्स पर नहीं जाते क्योंकि मैं बता भी नहीं पाऊंगा और आप सह भी नहीं पाओगे। और वैसे भी रूही स्त्री यूनिवर्स का पार्ट नहीं होने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि स्त्री 2 के ट्रेलर में भेड़िया मुंजिया को तो बताया गया लेकिन रूही का नाम कहीं भी नहीं था। रूही की स्टोरी एक लाइन में बताऊं तो एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार नहीं करता था, बल्कि एक ऐसी लड़की थी जिसके अंदर 2-2 सिम कार्ड लगे हुए थे और दोनों बारी बारी से काम करते थे। एक तो थी रूही जो उसका असली कैरेक्टर था, तो दूसरी थी चुड़ैल चाची अफ़ज़ा। रूही और अफ़ज़ा के विचार एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए अफ़ज़ा बहुत उत्पात मचा रही थी। अफ़ज़ा आपी का मकसद अब्दुल भाईजान से भी स्ट्रॉन्ग था टू गेट मैरिड इन दी चांदनी रात। ये फिल्म इस यूनिवर्स का हिस्सा इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि एक ही यूनिवर्स में राजकुमार राव 2-2 कैरेक्टर्स कैसे प्ले कर सकते हैं, जैसे स्त्री में एज विकी और रूही में एज भंवरा पांडे। वेल, स्त्री यूनिवर्स की हॉरर फिल्मों में कॉमेडी का तड़का मारने के अलावा एक बात जिसने इस यूनिवर्स की फिल्मों का बेतहासा प्रमोशन किया वो थी इसके गाने। टू बी ऑनेस्ट, इसके आइटम नंबर्स। इवन कमरिया सॉन्ग ने तो नूरा फतेही का करियर ही फाड़ के रख दिया था। लेकिन इस यूनिवर्स क्रिएशन के लिए अमर कौशिक ने फिर से कमर कसा और इंटेंस हार्डवर्क के बाद 2022 में वरुण धवन के साथ फिल्म आई भेड़िया। वेयरवुल्फ, ड्रैकुला, तम 50 इस तरह के कॉन्सेप्ट्स और हॉलीवुड में सैकड़ों फिल्में बनी और उन्होंने दबा के पैसे भी छापे, लेकिन दिन कॉपी फिल्म बोल के कचड़े में डाल दिया जाएगा। और दूसरा बिग बजट। आज से जस्ट 2015 से पहले लोग 150 करोड़ की फिल्म बनाने से भी 10 बार पहले सोचते थे। वैसे में इस तरह की फिल्म को इमेजिन करना भी एक पाप माना जाता था। एंड थर्ड थी फिल्म की हाई वीएफएक्स एंड विजुअल। लेकिन इस तरह के रिस्की प्रोजेक्ट का रिस्क फैक्टर कम करने के लिए
लिए मेकर्स में इसमें कॉमेडी के साथ साथ लोक कथाओं को भी मिला दिया। जैसे कि भेड़िया को हमारी अरुणाचल प्रदेश की लोक कथाओं से जोड़ दिया गया, जहाँ यापू मिथुन जैसे मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में भी हमें बताया गया। भेड़िया फिल्म को किस तरह इस यूनिवर्स से कनेक्ट किया जाएगा, इसके लिए आपको इसकी स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ। फिल्म की कहानी में भास्कर यानी अपना वरुण धवन दिल्ली में रहते हैं और जंगल के बीच से सड़क बनाने के प्रोजेक्ट के लिए अरुणाचल आते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि चीजें उतनी आसान नहीं है जितना वो सोचते थे, और उस जंगल के बीच से रोड बनाने के प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा रोड़ा होती है जंगल की ट्राइबल कम्युनिटीज। और अपने दीपक डोबरियाल यानी पांडा कैरेक्टर उन्हें समझाता भी है कि जो भी जंगल को काटेगा यापुम यानी विषाणु उसे काटेगा। तभी एक दिन एक जंगली भेड़िया भास्कर यानी अपने वरुण धवन के कैरेक्टर का पिछवाड़ा काट लेता है। मतलब काट क्या लेता है, ऑलमोस्ट खा ही जाता है। और जैसे स्पाइडर से कटवाने से आदमी स्पाइडरमैन बन जाता है, कुत्ते से कटवाने से कुत्ता मैन और लड़की से कटवाने से आदमी चूतिया होता है, चूतिया। ठीक उसी तरह भेड़िया से कटवाने से भास्कर भी भेड़िया बन जाता है और ना चाहते हुए भी जो भी जंगल कटवाने को सपोर्ट करते हैं उसे वो बेरहमी से मार देता है और एक एक करके इस तरह के सारे लोगों को रास्ते से हटा देता है। इच्छाधारी तो नागिन होती है। क्यों? सिर्फ नागिन के पास लाइसेंस है क्या इच्छाधारी होने का? खुद पे कंट्रोल खो चुका भास्कर ऑलमोस्ट पागलों जैसा बिहेव करने लगता है। तभी उसके दोस्त मिलकर उसे एक 120 साल से जिंदा बाबा के पास ले जाते हैं और वहाँ उसे पता चलता है कि अगर वही भेड़िया जिसने तुम्हारा पिछवाड़ा खाया था, अगर वो तुम्हें फिर से काट लेता है तो तुम नॉर्मल हो सकते हो। फिल्म के आखिर में पता चलता है कि फिल्म की हीरोइन यानी अपनी कृति सेनन, जो कि खुद को जानवरों का डॉक्टर बताती थी, वही भेड़िया होती है, जो कि सालों से जंगल की रक्षा कर रही होती है और भास्कर को भी वही मारने वाली होती है। लेकिन उसके दोस्तों की वजह से वो उसे सिर्फ काट पाती है। भास्कर को भी रियलाइज होता है कि जंगल के बीच से सड़क बनाना उसकी कितनी बड़ी गलती थी। और जैसा कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्मों में कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, उसी तरह लोगों से लड़ते भिड़ती अपनी मादा भेड़िया यानी कृति सेनन का कैरेक्टर मारा जाता है और जंगल की रखवाली की जिम्मेदारी भास्कर पर आ जाती है। मतलब भक्षक ही रक्षक बन जाता है। कलेक्शन के मामले में भले ही 60 करोड़ की फिल्म में 90 करोड़ ही कमाए हो, लेकिन ये फिल्म हमें काफी सारे लेसन देकर जाती है और सेंसिटिव मुद्दों पर बात भी करती है। जैसे फिल्म का वो डायलॉग प्रकृति ही प्रगति है, तो दूसरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को भी दिखाती है कि कैसे हम में से कुछ लोग उन्हें भारत का हिस्सा नहीं मानते, उन्हें चिंग चोंग चाउमीन चाउमीन कोरोना कह के बुलाते हैं। और आपको शायद ही पता होगा कि इस फिल्म के 70% कास्ट अरुणाचल प्रदेश से ही आते हैं और फिल्म की 80% शूटिंग भी वहीं हुई थी। भेड़िया फिल्म को यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए पहले ही अभिषेक बनर्जी यानी जन्ना के कैरेक्टर को भास्कर यानी वरुण धवन का भी म्यूचुअल फ्रेंड दिखाया जाता है और फिल्म के लास्ट में स्त्री के कैरेक्टर्स यानी जन्ना के पुराने दोस्त बिट्टू और विकी भी उससे मिलने आते हैं। भेड़िया में लेजेंड अरिजीत सिंह का गाना अपना बना ले वाज अनदर गुड रीजन फॉर द प्रोमो ऑफ द फिल्म। और इसके बाद 2024 में इस यूनिवर्स की अब तक की सबसे यूनिक, परफेक्टली पोर्ट्रेट और बिल्कुल ही नई एक्टर एक्ट्रेसेस को लेकर फिल्म आती है मुंजिया। फिल्म का प्रमोशन भी किसी भी खलीफा पे चढ़ के नहीं किया जाता है और पेड क्रिटिक्स को पैसे नहीं मिलते समोसा खाने का, फिर भी लोगों की वर्ड ऑफ माउथ काम करती है और फिल्म धीरे धीरे बहुत अच्छा कलेक्शन कर ले। अब की बार ये फिल्म महाराष्ट्र के कोंकण बेस्ड लोक कथाओं पर आधारित होती है, जहाँ में मुंजिया की अधूरी प्रेम कहानी की स्टोरी दिखाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ बच्चा अगर मुंडन के 10 दिनों के भीतर मारा जाता है तो वह ब्रह्म राक्षस या मुंजिया बन जाता है। मुंजिया की स्टोरी भी कुछ इसी तरह की होती है और उसे उसके सामने वाली खिड़की में रहती अपने से काफी बड़ी लड़की से प्यार हो जाता है। तो छोटी चाबी से बड़ा ताला खोलना चाहता है अपना गोटिया या फिर मुंजिया, लेकिन उस लड़की की शादी हो जाती है। लेकिन अपना गोटिया कहाँ मानने वाला होता है, तो अपने मुंडन के जस्ट बाद ही काला जादू करके उस लड़की से शादी करने के लिए अपने ही बहन की बलि देने वाला होता है। गेम थोड़ा उल्टा पड़ जाता है और गोटिया ही मारा जाता है और मुंजिया बन जाता है। फिर हमें ऐसा बताया जाता है कि मुंजिया अपने ही किसी डिसेंडेंट यानी वंश के किसी को बस में करके अपनी शादी करने की कामना को पूरा करेगा और सिर्फ उन्हीं लोगों को भी दिखाई ही देगा। ऐसा ही होता भी है, लेकिन मुंजिया जिस मुन्नी से शादी करना चाहता था वो मुन्नी अब बुढ़ी हो चुकी होती है, तो मुंजिया का इंटरेस्ट उसी की ग्रैंड डॉटर यानी बेला की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में मुंजिया को उसी के तंत्र में फंसाकर फिर से उसी पेड़ से बांध दिया जाता है। अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी तो भाई जाकर जरूर देख लेना। फिल्म में गॉर्जियस सर्वरी जिसे देखकर मैं भी पिघल गया। राजा जी उनका आइटम सॉन्ग तरस दरअसल पहले मेकर्स ने डिसाइड नहीं किया था, इसे बहुत बाद में ऐड किया गया। इस फिल्म को पहले रूही से जोड़ने का प्लान था क्योंकि दोनों ही फिल्मों का प्लॉट शादी पे आके फंसता है। लेकिन अगर रूही इस यूनिवर्स का पार्ट नहीं होगी तो ये देखने वाली बात होगी कि मेकर्स इस फिल्म को किस तरह यूनिवर्स से जोड़ पाएंगे। और दिनेश विजयन से जब पूछा गया कि टेल अस समथिंग वी डोंट नो अबाउट योर यूनिवर्स, तो उन्होंने कहा No, something. So I'll tell you, Stree 2 is like the mothership. It answers a lot of questions that Stree 1 raised. It also tells you what the connections are. What will come next after Stree would be a film called Thama,
which we'll tell you a तो little. वीडियो के आखिर पार्ट में अब आपको इस यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों के बारे में बताते हैं। जैसे पहले नंबर पर आती है स्त्री 2। अगस्त में वैसे तो काफी सारे फिल्में आ रही हैं, लेकिन सबसे मच एंटिसिपेटेड और मोस्ट हाइप फिल्मों में से एक है स्त्री 2। अनलाइक अदर फ्रेंचाइज मूवीज इस फिल्म पर सिर्फ 30 करोड़ लगाए गए हैं, और जहाँ की पहले पार्ट को बनाने में 20 करोड़ लगाए गए थे। जो भी अब पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म के लिए कहा था कि ये एक सरप्राइज फिल्म होगी, और इस फिल्म को शूट करते टाइम उन्हें काफी बड़ा चैलेंज का भी सामना करना पड़ा था। दरअसल मैं अटल हूँ की शूटिंग के जस्ट बाद उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट की थी, लेकिन वो अटल जी के कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। तब जाकर मेकर्स ने उन्हें थोड़ा ब्रेक लेने को कहा था। उन्होंने स्त्री 1 देखी थी और फिर आकर उन्होंने तगड़ा कमबैक किया था। नंबर 2 पर आती है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। अपार शक्ति के बाद अब उनके भाई आयुष्मान भी इस यूनिवर्स में अपने वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में दिखाई देने वाले। न्यूज ये भी है कि इस फिल्म में उनके साथ समंता भी होंगी। फिल्म को आदित्य सरपोदर डायरेक्ट करेंगे। मतलब अगर वेयरवुल्व्स के बाद वैम्पायर को ला रहे हो तो एक ज़ॉम्बी वाली फिल्म भी ले आना, फिर सबकी भसड़ साथ में मचेगी तो बहुत मजा आएगा। और इस फिल्म को वैलेंटाइन डे वाले दिन यानी 14 फरवरी 2025 को रिलीज करने का प्लान है। नंबर 3 पर आती है भेड़िया 2। भेड़िया फिर से अपनी पुरानी स्टोरी को कंटिन्यू करेगी और पार्ट 2 को भी अमर कौशिक ही डायरेक्ट करेंगे। और हाँ, वरुण धवन ने अनाउंस कर दिया है कि ये फिल्म 2025 में ही आएगी। और इसके बाद सिमिलरली मुंजिया 2, स्त्री 3 जैसी फिल्मों के बाद सुनहरी सुनहरा और मुंजिया वर्सेस भेड़िया जैसी फिल्मों की अपडेट है। मतलब इस फिल्म की एंड गेम होते होते 2030 भी आ जाएगी। तो भैया ये थी सुपरनैचुरल मैडॉक यूनिवर्स की पूरी कहानी विद इस अपकमिंग फिल्म में। सुबह के बज रहे हैं 5, तो मैं जा रहा हूँ सोने। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोको, जिससे हम और भी लोगों तक पहुंच सके। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में